नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश, जो कि आपका चला था 322 बीसीई से लेकर के 185 बीसीई तक। हम लोग जानेंगे आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई उसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पटना से थे। उनकी माँ का नाम मूरा था। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो माँ थी मूरा, वो नंद वंश में ही यानी कि नंद डायनेस्टी में ही एक दासी का काम करती थी। लेकिन ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो क्षत्रिय थे। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो माँ है मूरा, वो अपने भाई के घर आ जाती है। तो अपने भाई के घर में ही वह वहाँ पे वो लालन पालन करती है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसे में एक समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वह कुछ खेल खेल रहे होते हैं। उसी समय जैसा कि मैंने बताया था आपको, नंद वंश में धनानंद से अपमानित होने के बाद आपका जो चाणक्य जो है वो क्या करते हैं, वो वहाँ से जब गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक बालक जो है वह राजा की भूमिका निभा रहा है और वो कुछ खेल रहा है। ऐसे में वो उसी समय समझ जाते हैं वो छोटा सा बालक और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। उसकी कुशल प्रतिभा और लीडरशिप क्वालिटी को देख करके चाणक्य ये समझ जाते हैं कि यही जो है व्यक्ति है जो आगे चल करके धनानंद के वंश का क्या करेगा, नाश करेगा। तो उसे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, वह मूरा से खरीद करके, ऐसा माना जाता है कि उसे खरीद करके क्या करते हैं, अपने साथ तक्षशिला लेकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी का, और वही आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की सत्ता को संभालते हैं और चाणक्य के बदौलत वो क्या करते हैं, मौर्य वंश का संस्थापक भी बनते हैं। तो पहले इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम लोग समझ लें, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी पूरी कहानी को। इसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, आज का हमारा टॉपिक है आपका मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम लोगों को जिसके बारे में पढ़ना है, इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। लेकिन अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना भी वह नहीं कर पाते। तो मौर्य वंश में हमको जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहला हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे का नाम क्या रहता है, बिंदुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिंदुसार। और इसी बिंदुसार के टोटल कितने, 4 पुत्र रहते हैं। कितने पुत्र रहते हैं, 4 पुत्र रहते हैं, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण जो है वही हमको यहाँ पढ़ना है। इससे ज़्यादा हमको इसमें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो टोटल हमको इसमें पढ़ना है आपका जो 2 पुत्र रहते हैं, इनके एक बड़े बेटे का जो नाम रहता है उनका नाम रहता है सुसीन। क्या नाम रहता है, सुसीन। और इनसे जो छोटे रहते हैं बेटे उनका क्या नाम रहता है, अशोक। कहानी को समझिए पहले। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसकी नींव किसकी बदौलत रखते हैं, तो ये नींव जो बदौलत रखते हैं किसके, चाणक्य के। तो चाणक्य जो है, चाणक्य के ही प्रयासों से मौर्य वंश का क्या होता है, स्थापना होता है, क्योंकि चाणक्य को बदला लेना रहता है धनानंद से, क्योंकि वो उनसे अपमानित हुए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या रहता है, बिंदुसार। और बिंदुसार के 2 पुत्र रहते हैं जिनका नाम रहता है सुसीन और अशोका। और अशोक के भी 2 पुत्र और एक बेटी रहती है। अशोक का जो पुत्र रहता है उसका नाम रहता है कुणाल। एक का नाम रहता है आपका महेंद्र। और एक बेटी रहती है, ये दोनों बेटे रहते हैं, सन रहते हैं, ठीक है। और इनकी एक बेटी रहती है जिनका नाम रहता है संघमित्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये इनकी बेटी रहती है, ठीक है। समझते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे मगध पे क्या करते हैं, ये अपना आधिपत्य जमाते हैं और मगध को क्या करते हैं। ये पूरी कहानी हम लोगों ने स्टार्ट किया था हर एक वंश से, पूरी मगध के इर्द गिर्द ही ये घूमती नजर आ रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं वो चाणक्य के बदौलत क्या करते हैं, मगध के उन तमाम हिस्सों पे कब्जा कर लेते हैं जिस पे कब्जा आज तक किसी राजाओं ने नहीं किया था। लेकिन उसी में क्या होता है कि जब द ग्रेट अलेक्जेंडर जब युद्ध करने के लिए जब आता है मगध पे, तो वो क्या करता है, बहुत हिस्सों पे क्या करता है, उसको जीत तो नहीं पाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत अधिक सेनाएं रहने की वजह से वो वहाँ की सेना पूरी तरह से थक जाती है। फिर वो वापस लौट जाती है, वो ऐसा प्रयास नहीं कर पाती। जब वो भारत छोड़ के जब वो जा रही होती है तो अपने साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे क्या करती है ना, गवर्नर को नियुक्त कर देती है। उसी में से एक था जिसका नाम था क्या, सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर भी क्या करता है,
उस मगध को अपने साम्राज्य में मिलाने का या फिर मगध के उन तमाम हिस्सों को, छोटे छोटे राज्यों को अपने हिस्से में मिलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें वो असफल हो जाता है। और वो क्या करता है, असफल होने के बाद वो सोचता है कि क्यों न चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया जाए, युद्ध लड़ा जाए। तो वो युद्ध की बगावत कर देता है, किसके साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध लड़ता है तो वो इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी बेटी की शादी, उसकी बेटी का नाम रहता है आपका हेलेना, अपनी बेटी की शादी वह कर देता है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना की शादी यानी सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी कर देता है। और साथ ही उसी समय मेगास्थनीज नाम का जो दूत रहता है, मेगास्थनीज, जो आगे चल करके कौन सी किताब को लिखेगा, इंडिका किताब को लिखेगा। इंडिका किताब को यह लिखता है आगे जाकर के, तो उसी के साम्राज्य में उसे क्या करता है, वह छोड़ देता है। तो इस तरह से सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपना संबंध स्थापित करता है। उसके बाद जो बिंदुसार होता है, बिंदुसार के बारे में भी एक बहुत ही रोमांचित कहानी प्रसिद्ध है। वो कहानी क्या है उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। तो बिंदुसार से संबंधित यह कहानी है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को ना चाणक्य जो होते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही सुंदर कहानी है ये। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज थोड़ी सी मात्रा में जहर मिलाते थे। क्यों मिलाते थे, और जो भी खाना जब भी खाना चंद्रगुप्त मौर्य मतलब खाते थे तो पहले उस खाने को चखा जाता था, और वो चखने का काम कौन करते थे, चाणक्य करते थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा। तो वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा क्या करते थे, जहर की मात्रा को वो मिलाते थे, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त को देते थे वो खाने के लिए। ऐसा वो इसलिए करते थे कि अगर किसी दुश्मन ने अगर खाने में जहर मिला दिया तो उनका जो शरीर है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शरीर है, वह ऐसा बन पाए जिसके वजह से मतलब ऐसी क्षमता हो पाए कि वह उस जहर को क्या कर सके, काट सके। तो ऐसे करते करते वो ऐसे ही रोज प्रतिदिन ऐसी क्रियाएं चलती रहती थी। ऐसे में क्या हुआ कि एक बार जब उनकी जो पत्नी यानी कि हेलेना जो है वो गर्भवती थी, तो खाना जो है वो टेबल पे रखा हुआ था, और रोज की तरह चाणक्य ने क्या किया था, उस खाने में थोड़ी सी जहर मिला दी थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए थे, शायद कुछ समय के लिए, वो हो सकता है कि आपका शौचालय या फिर कहीं पे चले गए होंगे, तो वैसे में वहां से गुजरती है हेलेना और उसे काफी ज्यादा भूख लग जाता है। तो टेबल पे पड़ी उस खाने को देख करके हेलेना क्या हो जाती है, बैठ जाती है और उस खाने को खाना स्टार्ट कर देती है। जब चाणक्य को ये पता चलता है कि उस खाने को जो है वो हेलेना ने खा लिया है, तो दौड़ते दौड़ते वो जाते हैं, और जाने के बाद वो क्या करते हैं, उनको पता रहता है चाणक्य को कि इनकी जो हेलेना है वो क्या है, वो गर्भवती है। तो वो क्या करते हैं, दौड़ करके जाते हैं और जा करके हेलेना की गर्दन को यहाँ से मतलब चाकू से क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद वो सोचते हैं कि जहर जो वो अंदर नहीं गया होगा, तो उस जहर को क्या करते हैं ताकि वो जहर वहां से निकल जाए। लेकिन जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि जहर जो वो ग्रास नली यानी कि गले से वो नीचे उतर गया है। चूंकि वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उसी समय चाणक्य क्या करते हैं, पेट को फाड़ करके उस बच्चे को वहां से बाहर निकालते हैं। उस बच्चे को वहां से बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे के भी मुख में जहर का एक बूंद जो है वह चला गया है। इसी वजह से एक बूंद उस बच्चे के पेट में जाने की वजह से ही चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो बच्चे का यानी कि बेटे का नाम पड़ता है बिंदुसार। बिंदु यानी कि एक बूंद पड़ने की वजह से, सार यानी कि जहर की मात्रा पड़ने की वजह से उसका नामकरण क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार। क्लियर हो गया। तो बिंदुसार के ही 4 बेटे रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। 4 बेटे में सुसीन रहता है और अशोक, यानी कि सबसे बड़ा बेटा जो रहता है वो सुसीन रहता है, और सबसे छोटा कौन रहता है, वह अशोक रहता है। तो सुसीन जो है, एक बार क्या किया जाता है, बिंदुसार जो है वो चाहते थे कि राज गद्दी पे अशोक नहीं बल्कि कौन बैठे, उनका बड़ा बेटा सुसीन बैठे। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि सुसीन को वो इसलिए बनाना चाहते हैं, राजगद्दी पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो अशोक को वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बिंदुसार क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सत्ता का भूखा और सत्ता से पूरी तरह से लालची टाइप का वो था। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये सत्ता में बैठ जाएगा तो सभी को क्या करेगा, खत्म कर देगा और सारी चीजों को अस्त व्यस्त कर देगा। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वह क्या करे, गद्दी पर बिठाएं किसको, अशोक को। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि तक्षशिला में क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार क्या करते हैं, किसे भेजते हैं, बिंदुसार को। बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीन को भेजते हैं, लेकिन सुसीन जो होता है
वह असमर्थ हो जाता है तक्षशिला के विद्रोह को कम करने में। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों न इस समय अशोक को भेजा जाए। तो अशोक क्या करते हैं, जाकर के तक्षशिला पे चढ़ाई करते हैं और वहां पे जाकर के उस विद्रोह को वो कम करते हैं। कम ही नहीं करते बल्कि वो तक्षशिला में उन तमाम लोगों की वो हत्या करने के बाद वो तक्षशिला को पूरी तरह से जीत लेते हैं। जीतने के बाद बिंदुसार क्या करते हैं, वहीं पे अशोक को क्या करते हैं, उसका गवर्नर बना देते हैं। एक कारण यह भी था कि मगध से दूर तक्षशिला में जाकर के अशोक को गवर्नर बनाने का, ताकि वह सत्ता से दूर रहेगा तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वह बिंदुसार जो है अशोक में वह सत्ता की भूख है ना, कि सत्ता पे सवार होना है, चाहे इसके बीच में कोई भी है मैं उसे नहीं रहने दूंगा। मतलब वो ऐसा समझते थे कि अशोक जो है सत्ता का भूखा है, वो ऐसे सत्ता पाने के लालच में वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए क्या किया, उसको क्या किए, तक्षशिला में क्या किया, उसको गवर्नर बना दिए। लेकिन अशोक रुकने वाला वहां पे नहीं था। अशोक वापस से आता है और आकर के मगध पे क्या करता है, राज करता है, मगध की गद्दी पे बैठता है। मगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की। बिंदुसार की मृत्यु के बाद वो गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठने के बाद 500 जो वफादार जो ऑफिसर रहते हैं बिंदुसार के, उन सभी की वो हत्या कर देता है। फिर एक एक करके अपने भाइयों को भी क्या करता है, वो मौत के घाट उतार देता है। तो इस तरह से अशोक फिर कलिंग युद्ध में जाता है। कलिंग युद्ध उसका सबसे निर्णायक युद्ध रहता है और माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद, जो कि वर्तमान में अभी उड़ीसा है, कलिंग युद्ध के बाद जो कि 261 बीसी में होता है, उसमें वो क्या करता है, युद्ध को त्याग देता है। त्यागने के बाद वो क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है और इसका जो पुत्र रहता है कुणाल, वो गद्दी को संभालता है और इसका जो बेटा रहता है महेंद्र और संघमित्रा, इसको सिंघलद्वीप यानी कि श्रीलंका भेज दिया जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये पूरी कहानी थी आपका मौर्य वंश के स्थापना से लेकर के अभी तक की। और उसके बाद अशोक का ही पोता जो है दशरथ जो है वो गद्दी पे बैठता है और अंतिम जो सल्तनत का जो सुल्तान रहता है, जिसका नाम रहता है आपका बृहद्रथ, और उसकी हत्या कर देता है उसी का सेनापति, जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ही हत्या करने के बाद एक नए वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है शुंग डायनेस्टी। उम्मीद है कि ये पूरी कहानी जो है आपको क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरी चीज क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कहानी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट क्या है कि मौर्य जो साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो 320 से लेकर 298 BCE तक। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, BCE, फिर आपका CE, फिर BC, फिर BP। ठीक है, ये सब एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म है आपका बिफोर कॉमन एरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिफोर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म है आपका कॉमन एरा। कॉमन एरा इसका है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसका फुल फॉर्म है आपका बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। और है आपका AD, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं एन्नो डोमिनी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा पॉइंट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि 320 से लेकर के 298 BCE तक क्या करता है, रूल करता है मगध की गद्दी पर। वहीं हम बात करेंगे फिर बिंदुसार का, जो 298 से लेकर 272 BCE तक रूल करता है। द ग्रेट अशोका, जो कि इतना निरंकुश शासक होने के बाद भी, है ना, उसे एक उपाधि भी दिया जाता है चंड अशोक बोल करके। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चंड अशोक किसे कहा जाता था। तो चंड अशोक कहा जाता था आपको, चंड अशोक के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो वह अशोक प्रसिद्ध था। क्यों इसे कहा जाता था चंड अशोक, क्योंकि इसे अपने दुश्मन को यातनाएं देने में, उन्हें सताने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। इस यही वजह है कि इसको क्या किया गया, कहा गया चंड अशोक भी कहा गया। नेक्स्ट है आपका दशरथ, अशोक के बाद दशरथ। दशरथ इस बार इसलिए चर्चा किया गया, यहाँ पे कुणाल के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि कुणाल जो है उसको उतना ज्यादा गद्दी से, सत्ता से कोई मोह माया या लालच वगैरह नहीं था। अपने बड़े बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को सिंगलाद्वीप भेज देते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। दशरथ के बाद ये संप्राति इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सलीसुखा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देवावर्मन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्य धनवन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहद्रथ, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब याद क्या करेंगे, याद करेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, और दशरथ के बाद फिर क्या याद करेंगे आप, बृहद्रथ। इतना ही आपको याद करना है और जानना है। क्लियर हो गया। जैसा कि यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है, तस्वीर, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक,
फिर ऐसे ऐसे करके पूरे जो साम्राज्य है वो पूरा बिंदुसार यानी कि मौर्य डायनेस्टी है वो इस तरह से चलता है। जो स्टार्ट कहाँ से होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से, और खत्म कहाँ पे होता है, बृहद्रथ पे जाकर के यह खत्म होता है। और इसी बृहद्रथ की हत्या किसने की, उसी का सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो आगे चल करके शुंग वंश की स्थापना करता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य एडेड बाय द चाणक्य। चाणक्य का अगर ओरिजिनल नाम अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। लेकिन विष्णुगुप्त भी नाम, ये इसका ओरिजिनल नाम था, वास्तविक नाम, लेकिन इसको छोड़ के और एक नाम था, और वह नाम क्या था, कौटिल्य। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य। और इन्होंने क्या थी, अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। तो आप देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से कि जो मगध जो साम्राज्य था वो कितना विस्तारित था, है ना। इतना इसका साम्राज्य जो है पूरी तरह से फैला हुआ था। पूरे कहा जा सकता है कि अशोक ने टोटल 16 महाजनपद पे क्या किया था, कब्जा कर लिया था। और कलिंग का जो वार हुआ था आपका 261 बीसी में हुआ था। और इसी 261 बीसी में यानी कि बिफोर कॉमन एरा में क्या हुआ था, जो कि कलिंग पे उसने क्या किया, युद्ध की थी। और वो युद्ध जीत करके भी क्या हो जाता है, वो हार जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने उन तमाम लोगों की भी हत्या कर दी है जिसमें इस युद्ध में किसी का भी कोई दोष नहीं था। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, पूरी तरह से आपका युद्ध को त्यागने के बाद बौद्ध धर्म को क्या करता है, अपना लेता है। क्लियर हो गया? आगे आपका चाणक्य के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अपमानित धनानंद से बदला लेने के लिए ही इन्होंने क्या किया, मौर्य वंश को गढ़ा। और मौर्य वंश का जो सम्राट जो नियुक्त किया वो चंद्रगुप्त मौर्य को किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पूरे धनानंद साम्राज्य को ही क्या किया, एक एक करके फिर समाप्त कर दिया। तक्षशिला ले गए थे, ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ लेकर के गए थे, तो तक्षशिला लेकर के गए थे, प्रशिक्षण देते हैं वहीं पर ये कौन, चाणक्य। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो राजा तक्ष ने किया था। ये भी आप याद रखिएगा। राजा तक्ष कौन थे, तो राजा जो तक्ष थे वो भरत के क्या थे, पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो भरत के पुत्र थे। ये वही भरत हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भरत के क्या थे, पुत्र का नाम क्या था, तक्ष था। और उन्हीं के नाम पे क्या हो गया, एक विशाल यूनिवर्सिटी की गठन हुई जिसका नाम क्या था आपका, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो युद्ध में परास्त होने के बाद वह अपनी बेटी की शादी किससे कर देता है, तो वो अपनी बेटी की शादी कर देता है हेलेना से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलेना से विवाह करने के बाद क्या करता है वो, साथ में हेलेना के साथ साथ वो क्या करता है, एक दूत को भी भेजता है जिसका नाम क्या रहता है, मेगास्थनीज। वही आगे चल करके एक बुक लिखता है जिसका नाम क्या रहता है आपका, इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रहता है उस बुक का नाम, इंडिका। कौन लिखता है, मेगास्थनीज। कहा जाता है कि इसको भारत का दर्पण भी कहा जाता है। इस किताब को क्या कहा जाता है, भारत का दर्पण। अगर आपको भारत को पढ़ना है या फिर भारत को वास्तविक में समझना है तो आप क्या कीजिए, इंडिका को पढ़ लीजिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंडिका। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वो आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं आगे क्या है कि चंद्रगुप्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसने उसको क्या किया था, 4 भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसे वो क्या नाम देता है, तो उसका नाम देता है वो, क्या नाम देता है वो उसको, उत्तर पथ। उत्तर पथ का जो वो कैपिटल बनाता है वो किसे बनाता है, वो तक्षशिला को बनाता है। क्लियर हो गया, तक्षशिला, जहां पे उसका प्रशिक्षण हुआ था। नेक्स्ट पश्चिम पथ का कैपिटल किसे बनाता है, तो वह उज्जैन को बनाता है। वहीं अगर पूर्व पथ का कैपिटल किसे बनाता है, पाटलिपुत्र को बनाता है। पाटलिपुत्र शहर को बसाया किसने था, तो पाटलिपुत्र शहर को बसाया था उदयन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उदयन कौन था, तो उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र था, जो कि किस वंश से संबंधित रखता था, जो कि हर्यक वंश से संबंध रखता था, जिसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने, लेकिन पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना कैपिटल किसने बनाया था, तो वह बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहीं अगर बात करें दक्षिण पथ का, तो दक्षिण पथ का जो कैपिटल था वो कौन था, सुवर्णगिरी। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आंसर राइटिंग के हिसाब से हो, चाहे वो एमसीक्यू के हिसाब से हो। तो ये 4 हिस्सों को उसने क्या किया था, अपना कैपिटल बनाया था, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र और स्वर्णगिरी। पाटलिपुत्र से पटना किसने किया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पाटलिपुत्र से अभी वर्तमान में जो बिहार का जो कैपिटल है पटना है, इसको पटना जो बनाने का जो श्रेय जाता है वह शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इसका नाम क्या किया था, पटना कर दिया था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के द्वारा लड़ा गया जो मुगल काल में जो युद्ध है वो आपका चौसा का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बक्सर में है।
ठीक है। बक्सर में है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब स्टार्ट होता है? तो चौसा का युद्ध होता है आपका 1539 में। वहीं अगर आपसे बात करें कन्नौज का युद्ध कब होता है, तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चल करके यहाँ पे जो जैनिज्म के बारे में जो बात किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाता है। वही अगर हम बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो जैनिज्म लिखा हुआ है, ये जैनिज्म को कौन अपनाते हैं? तो ये जैनिज्म को अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। वो क्या करते हैं? जैनिज्म को क्या करते हैं? अपने साम्राज्य में संरक्षण देते हैं। और जैनिज्म के जो संस्थापक हैं, जैनिज्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। टोटल अगर तीर्थंकरों की बात करें तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें तीर्थंकर का ही नाम था, क्या था आपका? वर्धमान महावीर। क्लियर है? वर्धमान महावीर के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसकी रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं। बिंदुसार के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि बिंदुसार भी एक पराक्रमी राजा थे। उन्होंने भी मगध के शासनकाल को, यानी कि मगध को एक्सपेंड करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे चल करके वो गद्दी पे सुशील को देखना चाहते थे बैठते हुए, लेकिन अशोक नहीं क्या करता है? अशोक क्या करता है? बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई की क्या करता है? वो हत्या करवा देता है। इसके साथ 2 और भाई रहते हैं, उन्हें भी मार देता है, और 500 वफादार जो ऑफिसर्स रहते हैं उनकी भी वो हत्या करवा देता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट गद्दी पे कौन बैठते हैं? सुशील है, क्योंकि बिंदुसार जो है वो पसंद करते थे सुशील को, ना कि अशोक को। अशोक को वो पसंद नहीं करते थे। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंड अशोका भी इसे कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुशील की हत्या कौन करवाता है? अपने बड़े भाई की हत्या कौन करता है? तो वह अशोक ही कर देता है। अगला 261 बीसी में, जैसा कि मैंने बताया, 261 बीसीई में कौन सा वार होता है? तो कलिंग का वार होता है, जिसमें वो क्या करता है? पूरी तरह से हताश होने के बाद कि मैंने जो युद्ध लड़ा है उन तमाम लोगों की भी हत्या हो गई जिनका इसमें कोई कसूर भी नहीं था। उसके बाद वो युद्ध को छोड़ देता है रणभूमि में ही, और उसके बाद वो कौन से धर्म को अपना लेता है? तो उसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और आगे चल करके एक पिटक बनाता है जिसका नाम रहता है अभिधम्म पिटक। ये अभिधम्म पिटक के साथ साथ अलग अलग स्तूपों को भी गठन कौन करता है? अशोक करते हैं। और अभिधम्म पिटक में ये तमाम जितने भी शास्त्र रहते हैं उनको वो पढ़ करके उन्होंने एक किताब बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? अभिधम्म पिटक। यही अभिधम्म पिटक जो है आगे चल करके 3 बास्केट ऑफ त्रिपिटक भी कहलाता है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यही तीनों किताब को मिला करके एक बुक, बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक को बनाया गया, जिसका नाम रखा गया त्रिपिटक। जिसका नाम क्या रखा गया? त्रिपिटक। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। उपगुप्त के सलाह पर उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म में महिलाओं और पुरुषों दोनों की एंट्री थी, लेकिन जैनिज्म में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, केवल पुरुषों की एंट्री थी। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को क्या करते हैं? सिंघला भेज देते हैं। सिंघला यानी कि वर्तमान में श्रीलंका भेज देते हैं। ठीक है? श्रीलंका का कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और एग्जीक्यूटिव कैपिटल श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है। तो इस तरह से आपका जो मौर्य डायनेस्टी है उसके अंतिम सल्तनत के सुल्तान यानी कि अंतिम जो शासक बनते हैं उनका क्या नाम रहता है? बृहद्रथ रहता है। बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन किंग was assassinated by his military commander पुष्यमित्र शुंग 185 BCE ended the Maurya Empire। तो इस तरह से मौर्य एम्पायर का जो पतन हो जाता है 185 ईसा पूर्व, यानी कि 185 बिफोर कॉमन इरा में इसका अंत हो जाता है। और इसी बृहद्रथ की हत्या उसी का सेनापति यानी कि उसी का कमांडर जिसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग, वो क्या करता है? इनकी हत्या कर देता है और एक नए वंश का स्थापना करता है, शुंग वंश। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शुंग वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।